कोलकाता और किताबें, किताबें और कोलकाता, एक दूसरे से इनको अलग नहीं रखा जा सकता। आखिर कोलकाता को शिक्षा और संस्कृति का गढ़ माना जाता है और कई लोग तो इसे देश की बौद्धिक राजधानी भी कहते हैं। मगर क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि एक समय ऐसा भी था जब कोलकाता में किताबें आम इंसान को मिलती ही नहीं थी। हालत ये थी कि 1857 में किताबों की कमी से हताश होकर तब पादरी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने लिख दिया था कि कोलकाता में किताब की दुकानें नहीं हैं तो सिर्फ फेरी वाले, वे सिर पर बोझ लेकर मोहल्लों में फिरते हैं। हालांकि बोझ लिए फिरने वाले फेरी वाले तो शहर में अब भी हैं, मगर अब कोलकाता में किताबें मिलती हैं। और एक जगह तो ऐसी भी है जहां नज़र उठाकर जिधर भी देखिए किताबें ही किताबें हैं, सिर्फ किताबें हैं, नई पुरानी किताबें, हर तरह की किताबें। आज किताबों के इसी मोहल्ले की कहानी आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे 1857 में और बोईपाड़ा के बारे में। 1857 यानी वो जो समय था, उस समय यूरोप में किताबों का मुद्रण यानी छपाई शुरू ही हुई थी, मगर किताबें इतनी महंगी थी कि आम आदमी के लिए उसे खरीद कर पढ़ पाना संभव ही नहीं था। उनके लिए थी सस्ते कागज़ पर छपी हुई कुछ किताबें। इनको चैप बुक कहा जाता था और चैप रॉय नाम के कुछ जो लड़के थे उनको जो कहा जाता था, कुछ पेनी के बदले मोहल्लों में घूम घूम कर किताबें बेचा करते थे। तब कोलकाता के लाल दीघी के पास सेंट एंड्रूज नाम से किताबें वितरित करने के लिए दुकान थी। लंदन से जहाज पर किताबें आती, तब अंग्रेज इसी दुकान से किताबें खरीदते थे। 1778 में बांग्ला की पहली किताब हॉलडॉलेर व्याकरण जब छपी तो इसी दुकान से बेची गई थी। दरअसल ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक कार्यों के लिए ज़रूरी था कि ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय भाषा सीखें, तो श्रीरामपुर छापाखाने से इनके लिए बांग्ला में किताबें छापी जाने लगीं। फोर्ट विलियम कॉलेज में स्वाभाविक रूप से पुस्तकालय स्थापित भी किया गया। अब समस्या ये हुई कि जो किताबें छपती थीं वो चोरी हो जाती थीं, क्योंकि खुले बाज़ार में तो ये किताबें उपलब्ध ही नहीं थीं। और हुआ ये कि जो किताबें चोरी होने लगी उनकी काला बाज़ारी भी शुरू हो गई। काले बाज़ार में ये किताबें 10 गुना अधिक कीमतों पर बिक रही थीं। ऐसी स्थिति में कॉलेज काउंसिल ने तय किया कि वे खुद किताबें प्रकाशित करके वाजिब कीमतों पर आम जनता को उपलब्ध करवाएंगे। और बस यहीं से शुरू हुआ एक नया व्यवसाय, किताबों का व्यवसाय। कोलकाता के पहले पुस्तक विक्रेता, इस रूप में नाम आता है गंगा किशोर भट्टाचार्य का। शुरुआत इन्होंने पुस्तक विक्रेता के रूप में की थी, मगर इसके बाद इन्होंने प्रेस कर्मी, लेखक, प्रकाशक, पत्रकार और पुस्तक विक्रेता के रूप में भी लगातार योगदान दिया। यूरोपीय तरीके से ये पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में उतरने वाले प्रथम भारतीय थे। श्रीरामपुर प्रेस में कॉम्पोजिटर के रूप में इन्होंने काम शुरू किया था। इसके बाद 1816 में कोलकाता में प्रथम बांग्ला सचित्र ग्रंथ अन्नदा मंगल इन्होंने प्रकाशित किया। इन्होंने पुस्तक सिर्फ प्रकाशित ही नहीं की, बल्कि घर घर में लोगों को समझाकर पुस्तक बेची भी
और कहने की ज़रूरत नहीं कि इनकी मार्केटिंग कमाल की थी। बंगाल गजट छापने का श्रेय भी इन्हीं को है। 1817 में स्थापित हुई स्कूल बुक सोसाइटी और इन्होंने हिंदू कॉलेज के पास ही विद्यार्थियों के लिए किताबों की दुकान खोली। विद्यार्थी ही नहीं, आम लोग भी यहाँ से किताबें खरीदते थे। लगभग इसी समय में शोभा विश्वनाथ देव ने अलग तरीके से सस्ती किताबें प्रकाशित करनी शुरू कर दी और वटोतला बोई के सृष्टा यही हैं। शोभा बाजार चितपुर इलाके में एक विशाल वट वृक्ष को केंद्र कर इस नाम की उत्पत्ति हुई। बहुत से लोग कहते हैं कि इसी वट वृक्ष के नीचे जॉब चार्नक काफ़ी समय गुजारा करते थे। इस वट वृक्ष और उसके आसपास के इलाके में मुद्रण और प्रकाशन का उद्योग पनप रहा था, जो मुख्य रूप से साधारण और अर्धशिक्षित पाठकों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए था। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही व्यवसायी थे। आज के न्यू मार्केट में मुसलमानों ने दुकानें खोली थीं, यानी सामने दुकान और पीछे प्रेस। इसके अतिरिक्त लल्लू लाल नामक एक प्रकाशक का नाम भी सामने आता है, मगर इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। लेकिन यही लल्लू लाल अगर हिंदी के नज़रिए से देखा जाए तो ये प्रख्यात लेखक हैं। सब कुछ इसी प्रकार चलता रहता अगर 1847 में खुद ईश्वर चंद्र विद्यासागर इस व्यवसाय में नहीं उतरते। उस साल 600 रुपये में अमर स्ट्रीट इलाके में इन्होंने संस्कृत यंत्रालय नामक लकड़ी का छापखाना खरीदा। विद्यासागर ने आरपुली लेन में एक किताब की दुकान भी खोल ली और नाम रखा संस्कृत प्रेस डिपॉजिटरी। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। आज के कॉलेज स्ट्रीट में गंभीरतापूर्वक शुरू किया गया सबसे पहला व्यवसाय यही था। डिपॉजिटरी नाम होने के कारण विद्यासागर द्वारा रचित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य लोगों की भी पुस्तकें यहाँ छापी जाती थीं और उनकी दुकान पर दूसरे लेखक भी अपनी किताबें बिक्री करने के लिए रखते थे। किताबें बिकने पर कमीशन काट कर रुपए दे दिए जाते थे। आज भी कॉलेज स्ट्रीट का व्यवसाय विद्यासागर की दिखाई गई इसी राह पर चल रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सही समय पर सही कार्यप्रणाली समझाने की दिशा में उल्लेखनीय है और तत्कालीन समय में इसी वजह से विख्यात थी विद्यासागरेर बोइयेर दुकान। सस्ती पुस्तकों के विक्रेता के रूप में उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। 1881 में कोलू टोला में स्थापित हुआ बंगवासी कार्यालय। यह मुख्य रूप से सस्ती धार्मिक किताबें ही बेचता था, मगर इसने टेडे राजस्थान, मेडोज टेलरे ठोगी आत्मजीवनी जैसी किताबों को फिर से मुद्रित किया। इस दौरान कोलूटोला में हितवादी कार्यालय स्थापित हुआ, जिसने कई उल्लेखनीय किताबें छापी। इन किताबों में 32 सिंहासन और त्रैलोक्यनाथ की कंकावती भी शामिल थी। पहले 50-60 सालों में तो फेरवी वालों के जरिए ही घर घर जाकर ही किताबें बेची जाती थी। वट वृक्ष के नीचे बैठने वाले पुस्तक व्यवसायी तो इन पर ही निर्भर थे। घरों के भीतर महिलाओं के लिए जाती थी बोई मालिनी, यानी किताबें बेचने वाली। तब पैसे देकर किताबों का विज्ञापन नहीं होता था, बल्कि किताबें इतनी कम होती थी कि नई किताबें आने पर अखबारों में बाकायदा खबर छपती थी। समाचार दर्पण के पन्ने देखने पर ऐसी किताबों के छपने की खबर नजर आती है। लिखने के लिए तब आज की तरह रॉयल्टी नहीं मिलती थी, बस कुछ रुपए अग्रिम देकर प्रकाशक पांडुलिपि खरीद लिया करते थे। जिनके पास ये सुविधा नहीं थी वे संरक्षकों पर निर्भर थे। माइकल की समिष्ठा या एक ही बोले सभ्यता पाइकपाड़ा के राजा के दिए रुपए से छपी थी। कॉलेज स्ट्रीट में किताबों की पहली दुकान गुरुदास चट्टोपाध्याय ने खोली।
पहले वे हिंदू हॉस्टल की सीढ़ियों पर मेटेरिया मेडिका बेचा करते थे। बाद में कॉलेज स्ट्रीट में इन्होंने अपनी दुकान स्थापित की और बंगाल मेडिकल लाइब्रेरी नाम देकर डॉक्टरी की पुस्तकें बेचना शुरू किया। 1885 में गुरुदास बाबू अपनी दुकान और प्रकाशन व्यवसाय को कॉर्नवालिस स्ट्रीट ले आए। 19वीं सदी में उस दौरान के कॉलेज स्ट्रीट में किताबों की कई दुकानों का नाम मिलता है। इसमें शामिल है बी बनर्जी एंड कंपनी, दासगुप्ता एंड कंपनी, सोम प्रकाश डिपॉजिटरी और इसके साथ ही आशुतोष देव का नाम भी आता है जो A.T. देव के नाम से विख्यात हैं। 1860 में अभिधान के व्यवसाय यानी डिक्शनरी व्यवसाय में इनका नाम था और अंत में इनको एकमात्र टक्कर सुबल चंद्र मित्र संकलित अभिधान से ही मिली थी। इसी समय योगेश गंगोपाध्याय ने कैनिंग लाइब्रेरी के नाम से कहानियां और उपन्यास छापना शुरू कर दिया। नए लेखक तारकनाथ गंगोपाध्याय ने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर स्वर्णलता लिख तो ली, मगर इसे छापने के लिए कोई आगे नहीं आया। तब 1873 में योगेश बाबू ने साहस दिखाया और पुस्तक काफ़ी लोकप्रिय हुई और कॉलेज स्ट्रीट का पुस्तक व्यवसाय जम गया। इस बीच अल्बर्ट हॉल तोड़कर नई इमारत बनी। आज वही इमारत कॉफ़ी हाउस के नाम से मशहूर है। इस नई इमारत के नीचे जितने कमरे थे सभी पुस्तक व्यवसायियों ने किराए पर ले लिए। सबसे पहले आया चैटर्जी एंड कंपनी, इसके बाद बना विवेकानंद स्ट्रीट का कमला बुक डिपो, फिर आया सेन राय एंड कंपनी, UN धर और सेन ब्रदर्स। बस इसी तरह दुकानें खड़ी होती गईं और आसपास की गलियां भी किताबों से सजने लगी। 40 के दशक में समूचा कॉलेज स्ट्रीट किताबों का मोहल्ला बन गया। আমাদের এইখান থেকে ন্যাশনাল থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত এখানে 52খানা স্টল আছে, 52 স্টল। টোটাল তো 350 হয়তো না না, কি টোটাল 350, টোটাল 1000 হয়ে যাবে। হাজার হয়ে যাবে। এইখানে আছে, এইদিকে আছে, কলেজ স্ট্রিট ওই দিকটা, মানে বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলেজ স্ট্রিট, এটা ভবানী দত্ত লেন আছে। হ্যাঁ, তারপর ওই মেডিকেলের ওই দিকে আছে, আবার ইউনিভার্সিটির ওই দিকে আছে। আচ্ছা, মানে হাজার খানিক স্টল আছে। হাজারের বেশি, এই হাজার আরো বেশি হবে। स्टॉल माने नहीं 1000 का स्टॉल হবে, কমের মধ্যে 2000 स्टॉल হবে। आज कॉलेज स्ट्रीट इलाके में हज़ारों स्टॉल हैं और न जाने ये कितने परिवारों की रोजी रोटी है। किताबों के ज़रिए अन्य दूसरे व्यवसाय भी हैं, मतलब किताबों की छपाई से लेकर किताबों की बाइंडिंग, उन्हें बेचने का काम और काफ़ी कुछ। और एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक बाज़ार है कॉलेज स्ट्रीट बोईपाड़ा। कोलकाता का आकर्षण भी है और हृदय भी है। यही कारण है कि हर परिस्थिति में लोग बोईपाड़ा के साथ ही खड़े होते हैं। यही एकता तब भी दिखाई दी जब कोविड-19 और अम्फान के कारण बोईपाड़ा बिखर गया था। लॉकडाउन में कारोबार ठप पड़ा था और इस पर अम्फान ने तबाही मचाई। तब समूचा कोलकाता बोईपाड़ा की मदद के लिए सामने आया। कोलकाता ही नहीं, विश्व भर में जहाँ जितने भी लोग कोलकाता से जुड़े थे सब ने अपने अपने स्तर पर मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ई-कॉमर्स साइट बनी और अनुदान भी एकत्रित किए गए। आसपास शिक्षण संस्थानों और संगठनों की बहुलता के कारण बोईपाड़ा की रौनक हमेशा बनी रहती है। और लॉकडाउन के बाद हालांकि ये रफ्तार थम गई है, पर फिर से रौनक लौटेगी। इसी इंतज़ार में हम भी हैं और बोईपाड़ा भी।